हेलो मित्रों, गुड इवनिंग। मैं दिवाकर गुप्ता। दिव्य एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 2001 से 2003 तक का प्रीवियस ईयर का यूपी क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करने जा रहा हूं। आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है पीपीसीएस। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, हम लोग नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध पंचवर्षीय प्रदान करना। पंचवर्षीय योजनाओं को प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। पंचवर्षीय करने के लिए डेवलपमेंट का गठन किया गया। 6 अगस्त 52 को, अगस्त 1982 मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत नेशनल डेवलपमेंट का गठन किया गया, जो कि पंचवर्षीय को करने का काम करता है। नेशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत प्रधानमंत्री नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, दिल्ली और पांडिचेरी सहित राज्यों के थे। कन्फर्म हुआ। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम क्या है? तो पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन से संबंधित था। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत किया गया, जो कि एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, एक संविधानेतर संस्था के रूप में कार्य करती है, जिसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है। कन्फर्म, ये सभी ध्यान रखिएगा, इस जा सकते हैं। हालांकि 1 जनवरी 2015 के बाद ऑटोमेटिक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। ये आजकल काफी चर्चा का विषय ये रहता है कि जब योजना आयोग हमारे यहाँ था, तो योजना आयोग पंचवर्ष का निर्धारण करता था, का अनुमोदन करने का काम नेशनल द्वारा किया जाता था। अब हमारे यहाँ योजना आयोग है नहीं। 1 जनवरी 2015 से नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का गठन किया गया। आयोग समाप्त कर, तो पहला प्रश्न का उत्तर आप लोगों का ए है। पहला प्रश्न का आंसर आप लोगों का ए है, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है मित्रों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करता है? सभी लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 14, 15 एवं 16, अनुच्छेद 14, 15 एवं 16, 14 में सभी लोग जानते हैं कि 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार है। 14 में कानून की समानता का अधिकार है, विधि के समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में शिक्षण संस्थानों में व्यवस्था किया गया है, और अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों से है। 14, 15, 16 बिल्कुल फैक्चुअल है। आप लोग 14, 15, 16 आंसर, इसका मतलब आंसर सी लगाना है। कहीं कोई पहले भी इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहा है। तीसरा प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ये कोर फैक्चुअल क्वेश्चन है। कंफर्म हुआ। तो जहां तक मुझे जानकारी है, तो ये 10 लाख व्यक्ति पर था, 10 लाख व्यक्तियों पर एक था। इसका आंसर बी होना चाहिए। ये कोर फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर आप लोग बी लगा सकते हैं, 10 लाख लगा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके इस सामने आएगा, वो क्वेश्चन नंबर 4 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है?
संवैधानिक विवाद में अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 134 सब क्लाज ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना है। यानी इसका आंसर आप लोगों का सी होगा। का आंसर आप लोग सी लगाएंगे। अनुच्छेद 134 सब क्लाज ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 पढ़ना है। इसका आंसर आप लोग सी लगाएंगे, क्योंकि संवैधानिक विवाद से संबंधित प्रश्न है। 134 सब क्लाज ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 के साथ पढ़ना है। ये आप लोगों का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पांचवा आ रहा है। निम्न में से कौन राज्य में है? भारतीय संविधान के 7वीं 3 प्रकार की सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची के विषय पर कानून बनाने के अधिकार संसद को है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के अधिकार राज्य को है, और संवर्ती सूची पर कानून बनाने के अधिकार संघ राज्य दोनों। और जिसका उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं होता उसे अवशिष्ट विषय के नाम से जाना जाता है। कौन सा विषय अवशिष्ट है, इसको डिफाइन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ की किया गया है। ये आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा। तो निम्न में से कौन सा राज्य सूची? रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस एक राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखना है। निगम, कारपोरेट टैक्स, जनगणना। कारपोरेट टैक्स और जनगणना ये दोनों ही यूनियन लिस्ट का विषय है, संघ सूची का विषय है दोनों। और आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन एक संवर्ती का विषय, ये संवर्ती का विषय है, आप लोगों को ध्यान रखना है। सामाजिक एवं आर्थिक नियोजन एक संवर्ती सूची का विषय है। जनगणना और कारपोरेट टैक्स एक संघ सूची का विषय है, और रेलवे पुलिस एक राज्य सूची का विषय है। प्रश्न पूछा कि निम्न में से कौन राज्य सूची आता है, तो आप लोग रेलवे पुलिस लगाएंगे। ये आपका आंसर सही है, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कि फर्स्ट को के साथ सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 40 का संबंध सभी लोग जानते हैं, गांव पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 40 एक का ए है और अनुच्छेद का 3 है। एक का ए है, सी का 3 है। ये आपका आंसर ए आ रहा है, ध्यान लगाना है। ये आपका आंसर ए होगा, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देख, का आंसर ए है, ठीक है ना। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 में है, और अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान है। सारे अनुच्छेद 40, 41, 44, 48 सभी डीपीएसपी में है। सारी चीजें कहाँ है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है, जो 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी का प्रावधान है, भाग 4 है, ठीक है ना, जो कि आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश के आधार पर आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर राज्य के नीति तत्व जोड़े गए। भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य हो पुष्टि करता है, सभी डीपीएसपी में उल्लेखित है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये आ रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार, मैं फर्स्ट एनडीए की बात कर रहा हूं, जिसका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया। एनडीए सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती। कारण है, इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। क्योंकि जब एनडीए फर्स्ट सरकार थी, एनडीए फर्स्ट सरकार थी, एनडीए फर्स्ट का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे। चूंकि गठबंधन सरकार है, नियम 184 कहता है, अगर नियम 184 पर लोकसभा में चर्चा होगी, चर्चा के बाद मत विभाजन का प्रावधान है, कन्फर्म का। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे थे,
तो गठबंधन सरकार का जब नेतृत्व करता है प्राइम मिनिस्टर की स्थिति कमजोर हो, साझेदार दल हैं कहीं इधर उधर हो सकते हैं, इसलिए अगर 184 पर चर्चा होगा तो उसमें मत विभाजन का प्रावधान है, प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए एनडीए सरकार नियम 184 पर चर्चा कराने से कतराती थी कि मत विभाजन का प्रावधान है। दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, वो नियम 184 के तहत नहीं बल्कि नियम 193 के तहत चर्चा कराना चाहते थे। तो नियम 193 का जवाब संबंधित मंत्री देगा, और अगर संबंधित मंत्री जवाब देगा तो उसमें मत विभाजन का कोई प्रोविजन नहीं है। इसलिए जब भी गठबंधन सरकारें होती है, वो चाहे किसी की भी गठबंधन सरकार हो, वो 184 पर लोकसभा में चर्चा कराने से कतराती ही है। वो कहता है कि हम 193 पर चर्चा कराएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ही नहीं, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, वो भी 193 पर ही चर्चा कराने के लिए एग्री होते थे। 184 पर चर्चा कराने से कोई भी गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने वाला प्राइम मिनिस्टर कतराता है। कथन भी सही है, कारण भी सही है। कथन कारण की व्याख्या करता, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 ए है। 350 सब क्लाज ए है। तो 50 सब क्लाज ए में यह व्यवस्था की गई है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने के लिए अनुच्छेद 350 सब क्लाज ए में प्रोविजन किया गया है। ये सारे प्रश्न जो आए हैं, सारे प्रश्न आए हैं 2001 में इसकी परीक्षा में। अब हम लोग देखते हैं कि 2002 में कैसे प्रश्न आया है। 2002 में देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, आया 9th क्वेश्चन। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को भारत का कंप्लीट संविधान तैयार हो गया। भारतीय संविधान को निर्माण करने में 2 वर्ष, सभी लोग जानते हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान को निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का कंप्लीट संविधान तैयार हो गया था और उस अधिनियमित भी हुआ था, ध्यान रखेंगे। और इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन समय लगा था। तो ध्यान रखेंगे 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन के सामने, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? ध्यान दीजिएगा, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अनुच्छेद 70 में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति, भारत का महान्यायवादी कंफर्म। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक सीएजी का प्रावधान है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। कंफर्म हुआ? ध्यान दीजिएगा, भारत का महान्यायवादी की राष्ट्रपति के द्वारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, और किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका मतलब उपरोक्त सभी, आप लोग आंसर इसका डी लगाएंगे, भी सही है। सभी की नियुक्तियां, यहां जो भी विकल्प दिए गए सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये दिखाई देगा। निम्नलिखित प्रस्तावों में से इसका
संदर्भित संबंध संघीय बजट से संबंधित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ बजट के संदर्भ में संसदीय प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं। बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर सामान्य चर्चा, तीसरा आता है अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान। इसी अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान के समय कटौती प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो कि सामान्यतः विपक्ष के द्वारा पेश किया जाता है। ये कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। एक नीति निर्मोदित कटौती प्रस्ताव, मित व्ययता कटौती प्रस्ताव और प्रतीक कटौती प्रस्ताव। अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान करने के लिए 26 दिन का समय होता है। 26वें दिन सायंकाल 5 बजे तक मांगों पर चर्चा हो चुकी। ठीक, जिन मांगों पर चर्चा समयाभाव के कारण नहीं हो पाई, उन समस्त मांगों को एक साथ प्रस्तुत कराते हुए लोकसभा स्पीकर मतदान करा लेता है। प्रक्रिया को कहा जाता है। सारी चीज जो आप पढ़ते हैं, तब कहां पढ़ते हैं? तो बजट में पढ़ते हैं। बजट में संदर्भित संबंध संघीय बजट से, प्रस्तावों में से इसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव का संबंध बजट से है। कन्फर्म। बाकी का प्रस्ताव भी आता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी संसद में, स्थगन प्रस्ताव भी संसद में है। ठीक है, ये भी प्रस्ताव आते हैं, लेकिन चूंकि आपसे प्रश्न पूछा बजट से संदर्भित संघीय बजट में कटौती प्रस्ताव की बात आती है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। और 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो आंसर आप लोगों का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया? एंटी डिफेक्शन लॉ की बात कर रहा हूं, दल बदल विरोधी कानून की बात कर रहा हूं। ये आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1905 में दल बदल विरोधी कानून की बात किया, जिसके लिए 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है। और इसके लिए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 है। समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे। ये 52वां संविधान अधिनियम 1985 बना, कन्फर्म हुआ। तो इसका आंसर आप लोगों का ए लगाना है, ये आंसर का ए होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस सामने दिख रहा है, देखिएगा ये क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? में से कौन फंडामेंटल राइट्स नहीं है? आप लोग सभी लोग जानते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक ये आपका मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, राइट टू इक्वालिटी। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 सब क्लाज ए, ये आपका एक कानूनी अधिकार है, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाकर, मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद सब क्लाज ए में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका मतलब अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, एक कानूनी अधिकार है। तो राइट टू प्रॉपर्टी नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। इसका मतलब इन प्रेजेंट टाइम संविधान में नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, जबकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे। तो इसका आंसर आप लोगों का सी है, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने ये है, देखिएगा, भारत में कितने राज्य एवं संघ शासित प्रदेश हैं? अब ये प्रश्न उस समय का है, का प्रश्न था, ठीक है ना। तो मैं भारत में 28 राज्य, 7 संघ शासित प्रदेश से। अगर आज का ये प्रश्न होता, सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। 8 संघ शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य,
8 संघ शासित प्रदेश हैं इन प्रेजेंट टाइम, ध्यान रखना है। तो इन प्रेजेंट टाइम ये पोजीशन है 28 राज्य एवं 8 संघ शासित प्रदेश, 8 यूनियन टेरिटरी है। उस समय 28 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश थे, जो कि क्वेश्चन बहुत पुराना है, ठीक है ना। तो यही था, ठीक है ना। उस समय आप लोगों का आंसर यही था, है, ठीक है ना। लेकिन आज के पोजीशन में आए तो 28 राज्य 8 यूनियन टेरिटरी आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। ये एक फैक्चुअल था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। उत्तरांचल यानी उत्तराखंड के गठन के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? सभी लोग जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश 403 विधानसभा की 403 विधानसभा सीट का इन टाइम उत्तर प्रदेश में है। और उत्तराखंड बनने से पहले 425 विधानसभा सीटें हुआ करती थी। उत्तराखंड बनने के बाद उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों की संख्या है। तो आंसर आप लोगों को 403 लगाना है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के इस ये आ रहा है। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं, भारत के निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन, भारत सरकार है इलेक्शन कमीशन के कार्य हैं, निर्वाचन आयोग के कार्य हैं, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है ना। तो इसको देखा जाए, निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। सभी लोग जानते हैं कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 324 से लेकर 300 तक की व्यवस्था किया गया है। तो निर्वाचन आयोग का कार्य संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव कराना, यह भी सही है। किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुत करना, यह तो काम इलेक्शन कमीशन का नहीं। निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के लिए कार्य का निरीक्षण निर्देशन नियंत्रण करने, बिल्कुल सही है। तो 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है, 1 2 4 आपका सही है। राज्य में स्वतंत्र निष्पक्ष के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सरकार का काम नहीं है। कन्फर्म हुआ कि राज्यपाल की बात राज्यपाल देखता है क्या, ठीक है ना। ये इलेक्शन कमीशन कभी इसके बारे में नहीं आता है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना कि ये काम नहीं है। 1 2 और 4 ये इलेक्शन कमीशन भारत सरकार का काम है, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन भारत सरकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान रखना, संवैधानिक संस्था है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 300 किया गया है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस सामने ये आ रहा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति पदोचित को विवेचित करता है? सभी लोग जानते हैं, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति पीएम नियुक्त करता है और पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्री करता है। इसके सामूहिकरण के योग कहा जाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा पर उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। ये सारी चीजों की बात हम लोग अनुच्छेद 75 में कर रहे हैं। आर्टिकल अनुच्छेद में आर्टिकल 75 में आप लोगों को देखना है। इसका मतलब आंसर आप लोगों का डी है। सर क्या है? डी है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस सामने ये आ रहा है, देखें। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत के संविधान 3 सूची को प्रस्तुत करता है। बिल्कुल क्लियर। निम्न में से कौन सी अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं, शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं, ठीक है। तो शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं 2 अनुच्छेद। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत के संविधान को प्रस्तुत करता है। संघ, राज्य और समवर्ती सूची। कंफर्म हुआ? संघ, राज्य और समवर्ती सूची।
अब प्रश्न पूछा, निम्न में से कौन से दो अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को डिवीजन ऑफ पावर, संसद संघ सूची के विषय पर कानून बनाती है, राज्य विधानमंडल राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची कानून बनाने का संघ और राज्य दोनों को है। संसद और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार अनुच्छेद 245 में और 246 में कन्फर्म हुआ। तो अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246, ये आंसर आप लोगों का ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 141 और अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय की विधि और न्यायालयों द्वारा मान्य डिक्री और आदेशों का पालन करना है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आया 20। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है। जैसा अमेरिका में अमेरिकी संविधान में प्रेस की आजादी की व्यवस्था किया गया, वैसी आजादी की व्यवस्था भारतीय संविधान में स्पष्टतः नहीं है। किंतु यह आजादी अंतर्निहित अनुच्छेद कौन है? अंतर्निहित अनुच्छेद 19 सब क्लाज 1 सब क्लाज ए, अंतर्निहित अनुच्छेद 19 सब क्लाज 1 सब क्लाज ए। इसका मतलब एक नागरिक को जितना अधिकार भारत में है उतना ही अधिकार हमारे यहाँ मीडिया को भी है। एक नागरिक को जितना अधिकार हमारे देश में है विचार व्यक्ति आजादी, उतना ही अधिकार हमारे देश में मीडिया को, प्रेस को भी आजादी है। इसलिए प्रेस के लिए अलग से स्पष्ट कोई अनुच्छेद नहीं है कि हमारे यहाँ जो प्रेस को अधिकार आजादी मिली है वो भी आजादी अनुच्छेद 19 सब क्लाज 1 सब क्लाज ए में विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में दिखाई देता है। तो अनुच्छेद 19 सब क्लाज 1 सब क्लाज ए में उल्लेखित किया गया है। इसका आंसर आप लोगों का ए लगाना है, बिल्कुल आंसर सही है, ध्यान रखना है, ए आंसर सही है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसके सामने ये आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये आ रहा है। आपके सामने है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नंबर 1 आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की निम्नलिखित में परिस्थितियों में की जा सकती है। नेशनल इमरजेंसी किन परिस्थितियों में की जा सकती है? संवैधानिक मशीनरी सफलता के लिए, सभी लोग जानते हैं कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो अनुच्छेद 352 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह। सभी लोग जानते हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 52 के लिए युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती थी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आंतरिक अशांति के नाम पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का उपयोग किया गया। अब 352 के अनुसार
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्न किन परिस्थितियों में बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति कैबिनेट की मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर कर सकता है। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा। के लिए कंडीशन है युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह। इसका आंसर आप लोगों का डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके इनके। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट याचिका को कहा जाता है, जानते मैंडमस, परमादेश। सभी लोग जानेंगे परमादेश, मैंडमस, परमादेश। आदेश देते हैं सार्वजनिक संस्था या पदाधिकारी को अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का ना कर रहा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि अपने कर्तव्यों के माध्यम से मैंडमस रिट के माध्यम से न्यायपालिका जारी कर सकती है। मैंडमस रिट, ध्यान रखना, परमादेश क्या बोलते हैं? परमादेश। परमादेश का मतलब होता है आदेश देते हैं उस सार्वजनिक संस्था या पदाधिकारी को अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा। हैबियस कॉर्पस भी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। सभी लोग जानते हैं गिरफ्तारी के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख जारी किया जाता है। कोवेरेंटो, ठीक है ना, पद की वैधता की जांच करने के लिए जो प्रलेख जारी किया जाए उसे अधिकार प्रलेख कहते हैं। तो ये 5 प्रकार के रिट जारी करने हाई कोर्ट है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। 226 2 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। ये रिट अधिकारिता ब्रिटिश संविधान लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम का। आंसर आप लोगों का बी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने देख, ये आपके सामने है। ठीक है, ये हालांकि ये प्रश्न पहले भी आया हुआ है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की करता है, जानते भारत का राष्ट्रपति करता है। इसके पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। भारत का राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जाती है, अभी जस्ट इसके पहले पूछा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षक जाती है राष्ट्रपति। ठीक है ना, अभी इसके पहले भी ये प्रश्न आया है। देखिए इसकी परीक्षाओं रिपीट करते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना, बहुत सचेत सॉल्व करना है। और जो मैंने आपको ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा, इसका बहुत फायदा आपको मिल जा रहा है। इसकी परीक्षा में तो मिलेगा, जो अभी सबसे पहले लेटेस्ट आरओ एआरओ की परीक्षा, उस जबरदस्त फायदा मिलेगा। बढ़िया से सीरियस होकर के आप लोग इस प्रश्न सॉल्व करिए, आपको देखिएगा प्रीवियस जो मैं सॉल्व करा रहा हूं, आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा, जबरदस्त तरीके से आपको फायदा मिलेगा। ध्यान रखना है, बस आप लोग कॉन्शियस रहना है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप लोग ए है, फर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है आपके सामने, ये आया आगे आपकी। भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के सदस्य सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पांडिचेरी 2 यूनियन टेरिटरी है के निर्वाचित भाग लेते हैं। मतलब इसका आंसर 1, 3 और 4, 1, 3, 4, इसका आंसर आप लोगों का डी है।
इसका आंसर क्या है? आप लोगों का डी है, बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 20। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्राविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है भाई? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, अनुच्छेद 25 लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रत्येक नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है ना? तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, लोग जानते हैं कि धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार देता है, ठीक है ना? राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार देता है, लेकिन धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, धर्म परिवर्तन कराने का कोई धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं देता। इसका मतलब आपका आंसर 1 2 3 सही है। आपका आंसर 1 2 3 सही है। धर्म परिवर्तन करने का, आप धर्म परिवर्तन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में थोड़ी धर्म परिवर्तन करा देंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका, आपके ये 2003 का लास्ट क्वेश्चन। भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्न कौन सा कथन सत्य नहीं है? विशेष आहरण अधिकार, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास विद्यमान स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा पर संपत्ति सम्मिलित, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक रखता है इसे। विशेष आहरण अधिकार इसमें सम्मिलित हैं। भारत में विदेशी विनिमय वर्तमान स्थिति है। ये प्रश्न जो आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है ना, ये लास्ट प्रश्न है। हालांकि ये मुझे पोलिटी कम इकोनॉमी का ज्यादा लगता है, पोलिटी का कम इकोनॉमी का ज्यादा लगता है। इसका आंसर आप लोगों है, ये आंसर है। देश आहरण अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं, बिल्कुल सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल सम्मिलित होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है और लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था 1975 में। 75 में एक्चुअल ये डेट है तो 1976, लेकिन ये तो 1975 आप लगा सकते हैं। इसके पहले भी ये प्रश्न, बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद पारित किया, डेट 95 लगा दीजिए, ठीक है ना? ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना? 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? 1975 इसका आप लोग लगा सकते, ठीक है? ये आज का आप लोगों का क्लास का था। 2001 से 2003 तक का मैंने किया, ठीक है? आप लोग इसको बढ़िया से करने का प्रयास करिएगा, 2 बार 3 बार इसका प्रैक्टिस करिएगा। और जो इंफॉर्मेशन मैं आपको इतना डिटेल में दे रहा हूं, लिखने या समझने का प्रयास करिए, ताकि आने वाली परीक्षा ना आए। इसी के लिए ये मैं संचालित कर रहा हूं। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।